गुरुग्राम और चंडीगढ़ के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए दी गई धमकी। शुरुआती जांच में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध, स्कूलों को करवाया गया खाली। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पंजाब के साथ। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री श्याम अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है पंजाब से। पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड हुई है। सुंदर श्याम अरोड़ा के होशियारपुर वाले घर पर ये रेड हुई है। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के घर पर यह रेड की गई है। ईडी की रेड है होशियारपुर वाले घर पर यह रेड हुई है। ईडी की टीम घर पर पहुंची हुई है और रेड की गई है। सुंदर श्याम अरोड़ा पंजाब के पूर्व मंत्री हैं जिनके घर पर ईडी की ये रेड पड़ी है। होशियारपुर में इनका घर है जहां रेड पड़ी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पंजाब से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री पंजाब के जिनके घर पर ईडी ने रेड की है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। गार्ड बाहर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं होशियारपुर वाले घर की, सुंदर श्याम अरोड़ा के, जहां पर ईडी ने रेड की है। ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची है रेड करने के लिए और सुबह ही करीब ये रेड शुरू हुई है। पहली तस्वीरें आपको न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। न्यूज 18 पर ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के घर पर रेड हुई है। ईडी की रेड है। ईडी की टीम पूर्व मंत्री के घर पर पहुंची है और रेड की गई है। तो बड़ी खबर पंजाब से आ रही है ये। मेरे सहयोगी विजय सलारिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जी विजय, ये जो रेड की गई है, किस वक्त ईडी की टीम पहुंची और क्या कुछ इस वक्त किया जा रहा है? जी बिल्कुल कुलदीप, आज सवेरे जे की घटना है कि आज सवेरे जड़ी है ईडी की रेड जड़ी है सुंदर श्याम अरोड़ा जो कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं उनके घर होंदी है। और दस दिन है कि ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪत्ति ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 50 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ईडी वालों जड़ी है रेड की गई है और हजे तक जड़ी है ईडी की रेड जड़ी जारी है। जी कितने बजे ये रेड शुरू हुई थी विजय, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। कितने लोग आए हुए हैं रेड में, कितनी बड़ी टीम पहुंची है? जी अभी तक ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितनी टीम पहुंची है। बता रहे हैं कि ईडी के अधिकारी जो हैं कम से कम 2 गाड़ियों में आए हैं और 2 गाड़ियों में अधिकारी आके जो है इस वक्त अंदर जांच जो है पूरी चल रही है। और बता दें कि जो सुंदर श्याम अरोड़ा जो कैबिनेट मंत्री थे कांग्रेस के, इससे पहले वो बीजेपी में भी कुछ समय गुजार चुके हैं। उन्होंने पार्टी बदली थी और दोबारा वो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और बता रहे हैं कि आज जो रेड पड़ी है और इससे पहले भी 1-2 बार इनके घर में जरूरत से ज्यादा जो संपत्ति का मामला है उसको लेकर रेड हो चुकी है। जी इस वक्त मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं सुंदर श्याम अरोड़ा, वो घर पर हैं या घर पर नहीं है, घर पर हैं या कहीं और हैं, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? कुछ नहीं जी, इस बारे में अभी तक कुछ जानकारी स्पष्ट सामने नहीं आ पा रही है। पर जो विजिलेंस अधिकारी जो ईडी के हैं वो अभी भी अंदर जांच कर रहे हैं और जांच जो अभी भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विजय। तो फिलहाल जो ईडी की टीम है वो घर के अंदर ही मौजूद है। रेड की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला बताया जा रहा है जिसको लेकर ईडी की टीम सुबह ही उनके घर पर पहुंची और रेड शुरू की है। हालांकि मंत्री घर पर हैं, पूर्व मंत्री जो सुंदर श्याम अरोड़ा हैं या नहीं ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। पर टीम अभी अंदर ही है, जांच की जा रही है, रेड जारी है। वहीं हरियाणा बीजेपी में ज्वाइनिंग कमेटी का गठन किया गया है और प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई है। प्रदेश स्तर पर बनाई गई कमेटी में 4 लोग शामिल हैं। जिला स्तर पर भी सभी 23 जिलों में कमेटी बनाई गई है। वहीं दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं पर यह कमेटी फैसला करेगी। कमेटी के फैसले के बाद ही नेताओं की ज्वाइनिंग होगी। तो जो अब एंट्री हो रही थी बीजेपी में, जो ज्वाइनिंग हो रही थी, इसमें एक
तरह से अब लगाम लगती एक तरह से नजर आ रही है कि जो भी इस पार्टी को ज्वाइन करेगा इसका फैसला कमेटी करेगी। हर स्तर पर यह कमेटी बनाई गई है, जिला स्तर पर भी यह कमेटी बनाई गई है। जो दूसरी पार्टियों से आने वाले नेता हैं वो पार्टी में ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, इसका फैसला ये कमेटी करेगी और कमेटी के फैसले के बाद ही नेताओं की ज्वाइनिंग होगी। तो सभी 23 जिलों में ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी में 4 लोग शामिल हैं। जो प्रदेश स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी कमेटी बनाई गई है और यही ज्वाइनिंग का फैसला करेंगे। ज्वाइनिंग को लेकर ये ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई है। तो बीजेपी ने यह कमेटी का गठन किया है। हरियाणा में बीजेपी में ज्वाइनिंग कमेटी का गठन किया गया है ताकि जो नेता दूसरी पार्टियों से बीजेपी ज्वाइन करते थे एक तरह से स्क्रीनिंग की जाएगी। ये कमेटी जो है ये स्क्रीनिंग करती नजर आएगी। इस खबर पर मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अंकित, ये कमेटी जो गठित की गई है एक तरह से स्क्रीनिंग जो है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी करेगी कि कौन से नेता जो हैं वो शामिल किए जाने चाहिए पार्टी में और कौन से नहीं। क्या इसको लेकर जानकारी? बिल्कुल, पहली बार अगर बात की जाए पूरे हरियाणा के अंदर तीसरी बार जो लगातार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, जी है ना, ये फर्स्ट टाइम है कि तीसरी बार किसी पार्टी की जो सरकार बनी है लगातार। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब उन्हीं नेताओं को शामिल करेगी अपनी पार्टी के अंदर जो मजबूत नेता होंगे, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं होगा और जो किसी मामले के अंदर फंसे नहीं होंगे। तो पूरी जानकारी लेकर के और फिर पार्टी के अंदर उनको शामिल किया जाएगा, पार्टी में एंट्री करवाई जाएगी। और इसी के लिए अब प्रदेश लेवल की बात करें तो 4 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। एक कमेटी बनाई गई है, उसमें सुधा यादव है, पूर्व सांसद है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की मेंबर है और कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी जो कि प्रदेश के महामंत्री भी हैं। उसके साथ ही सुभाष सुधा जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं और कंवरपाल गुज्जर जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं। ऐसे 4 लोगों की प्रदेश स्तर पर कमेटी बनाई गई है और हर एक जिला स्तर पर भी कमेटी बनाई गई है। जिला स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है उसमें जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और पूर्व जिला अध्यक्ष 3 लोगों को शामिल किया गया है। 23 के 23 अगर बात की जाए जिलों के लिए कमेटी बनाई गई है। तो वही स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग करके ये तय किया जाएगा कि किसको बनाया जाए, किसको पार्टी के अंदर शामिल किया जाए। उसका बैकग्राउंड देखेंगे, क्या वो चुनाव के समय छोड़ के गए थे या पार्टी को दूसरी पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं, किसने पार्टी के साथ दगा किया। तो ये सारे पॉइंट्स को चेक करने के बाद वो रिकमेंडेशन देंगे और उसी के बाद उनका बीजेपी में एंट्री का रास्ता साफ हो पाएगा। जी अंकित, किसी तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इस कमेटी की तरफ से बनाया गया है कि किन्हें ज्वाइन करवाना है, किन्हें नहीं करवाना है, इसको लेकर भी कुछ बना है? ऐसी कोई एलिजिबिलिटी तय नहीं की गई है, लेकिन जरूर जो कमेटी है ये जरूर देखती हुई नजर आएगी कि क्या चुनाव के समय कोई छोड़ करके गया है और अब फिर से सरकार बन गई है तो क्या ज्वाइन कर रहा है या दूसरी पार्टियों में उनकी क्या भूमिका रही है। ये सारे मापदंड हैं और उनके ऊपर काम करती हुई नजर आएगी और उसके बाद ही उनको प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइन कराना है, मुख्यमंत्री ने ज्वाइन करवाना है या किसी बड़े नेता ने ज्वाइन करवाना है या जिला स्तर पर ज्वाइन करवाना है, वो सारी चीजें तय की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो ये कमेटी जो है अब ये फैसला लेगी कि किन्हें जो है बीजेपी में शामिल करना है और किन्हें नहीं करना है। और अब जिक्र करेंगे पंचकुला के मोरनी का, जहां एक बड़ा हादसा सामने आया। मोरनी में एक थार खाई में गिर गई और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, ये बताया जा रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो मोरनी में यह हादसा हुआ है। पंचकुला के मोरनी से बड़ा हादसा सामने आया जहां एक थार खाई में गिर गई। खाई में गिरती है कार। और अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम का, जहां 4 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है और जो है लगातार इस तरह की ईमेल सामने आ रहे हैं जहां बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। कुछ दिन पहले भी कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और अब 4 स्कूलों को, बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद इन स्कूलों को खाली करवाया गया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं मिल रही हैं, धमकियां मिल रही हैं, घटनाएं सामने आ रही हैं, कभी कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है और अब स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कौन ये लोग हैं जो ये धमकी दे रहे हैं, इसको लेकर जांच की जा रही है। इसको लेकर जो टीमें हैं वो जांच में जुटी हुई हैं। ईमेल के जरिए ये धमकी आती है और उसके बाद हड़कंप मच जाता है। 4 स्कूलों को खाली करवाया गया है। बड़े स्कूल बताए जा रहे हैं गुरुग्राम के जिनको ये धमकी मिली है। अब ये कौन है, इस धमकी के पीछे
जो धमकियां देते हैं, बम से उड़ाने की धमकियां दे रहे हैं, और कब तक ये शिकंजे में आएंगे ये देखना होगा। गुरुग्राम में बुधवार सुबह करीब 1 दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और उसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। एक के बाद एक कई स्कूलों में गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही बम निरोधक दस्ते के साथ साथ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाए गए। इस वक्त मैं गुरुग्राम के सेक्टर 50 में मानव रचना स्कूल में मौजूद हूं। यहाँ पर भी पुलिस की टीम पहुंची है, एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और लगातार जो जांच पड़ताल है वो की जा रही कि कोई संदिग्ध वस्तु तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि जो धमकी दी गई है उसमें यही कहा गया है कि इन स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाएगा। अब तक गुरुग्राम पुलिस ने कई सारी स्कूलों की चेकिंग की है जहां कोई भी संदिग्ध चीज़ अब तक नहीं मिली है। हालांकि एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को गुरुग्राम पुलिस की तरफ से खाली करवा दिया गया है, स्कूलों की छुट्टी करवा दी गई है। जो स्टाफ है स्कूल का और साथ में जो छात्र हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है और उसके बाद अब जांच पड़ताल पूरी स्कूल की बिल्डिंगों की जा रही है। गुरुग्राम में एक नहीं करीब 1 दर्जन ऐसे स्कूल हैं जिनको ये धमकी मिली है और वो अलग अलग इलाकों के ये स्कूल हैं, खास तौर से जो पोस्ट इलाके हैं उनमें ये स्कूल मौजूद हैं। और उसके बाद से सुबह से ही आज गुरुग्राम पुलिस और प्रशासन इन स्कूलों में मौजूद है और लगातार जो सघन अभियान है तलाशी का वो एक तरह से किया जा रहा है। और खुशकिस्मती ये है कि अब तक किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है, लेकिन एहतियात के तौर पर जब तक सभी स्कूलों की जांच पड़ताल नहीं हो जाएगी तब तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। हालांकि अब तक कुछ स्कूलों को क्लीन चिट दी जा चुकी है कि वहां पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। हरियाणा में कथित मुरथल रेप मामले में बड़ी खबर सामने आई है और मामले में जांच रिपोर्ट पर हाईकोर्ट में सवाल उठे हैं। कोर्ट की ओर से नियुक्त वकील ने बड़े सवाल उठाए हैं। मामले में जांच का तरीका निष्पक्ष नहीं था, यह वकील के आरोप है। जांच एजेंसियों ने ऐसा माहौल बनाया जैसे कुछ नहीं हुआ हो। अब मार्च के पहले हफ्ते में मामले की सुनवाई होगी। जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में महिलाओं से रेप के आरोप है। मामले में 2016 में हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था, जिसको लेकर अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस सुनवाई से जुड़ी बड़ी बातें वो भी आपको बताते हैं। दरअसल चीफ जस्टिस शील नागू के बेंच ने ये सुनवाई की। वकील अनुपम गुप्ता ने जांच पर सवाल उठाए हैं। एसआईटी की जांच को सिर्फ खाना पूर्ति बताया गया है, यही नहीं सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप भी हैं। तो इस मामले में अब ये नया मोड़ आया है। बड़ी खबर सामने आई है कि जो जांच रिपोर्ट है उस पर हाईकोर्ट में सवाल उठते नजर आए हैं और हाईकोर्ट की ओर से जो नियुक्त किए गए हैं वकील, उन्होंने ये सवाल उठाए हैं और कहना है कि जो जांच का तरीका था वो निष्पक्ष नहीं था। जांच एजेंसियों ने ऐसा माहौल बनाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब मार्च के पहले हफ्ते में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में महिलाओं से रेप के आरोप का मामला है और इस मामले में 2016 में हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था। मेरे सहयोगी उमेश शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी उमेश, ये जो पूरा मामला है इस पर क्या कहना है कोर्ट का और अब अगली जो सुनवाई होगी उसमें क्या फैसला सामने आ सकता है, क्या नया मोड़ सामने आ सकता है? देखिए, मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है। 2016 में जब आंदोलन चल रहा था तब मुरथल के ढाबों पर एलिगेशन थे कि वहां पर रेप हुआ है, लेकिन कोई भी पीड़ित या कोई प्रत्यक्षदर्शी उस समय सामने नहीं आया। हालांकि जांच दल हुआ, यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की अगुवाई में एसआईटी गठित की गई, उनकी रिपोर्ट भी आई जिसमें कुछ तथ्य दिए गए थे, हिंट भी दिए गए थे जी। क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया था 2016 में, तो ये मामला चल रहा है। तो सुनवाई के दौरान कल जो कोर्ट मित्र यानी कि जो कोर्ट की तरफ से नियुक्त अमाइकस क्यूरी, जिसे कोर्ट मित्र कहते हैं, सीनियर वकील अनुपम गुप्ता ने कहा कि अगर तथ्यों की सही जांच की जाती तो मामला उजागर हो सकता था। वो संतुष्ट नहीं है पुलिस की जांच से, तो उनका दावा है कि ये कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी इस जांच में, इसलिए ये खुलकर बातें सामने नहीं आ सकी। तो जो अगली सुनवाई है वो मार्च के पहले हफ्ते में होगी और तब देखना होगा कि राज्य सरकार की तरफ से क्या इस पर कहा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो फिलहाल अगली सुनवाई में पता चलेगा कि इसको लेकर क्या और तथ्य पेश किए जाते हैं और क्या राज्य सरकार का कहना है इस मामले में। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर हरियाणा में भी अब विरोध शुरू हो चुका है। बीजेपी नेताओं ने यूजीसी के नए नियमों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त और विजेंद्र सिंह ने विरोध किया है। योगेश्वर दत्त ने नए नियमों को
समाज की खाई बताया है और कहा कि जो ये नए नियम है ये वर्गों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं, समाज के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। पोस्ट में विभीषण और द्रौपदी चिरहरण का भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कुर्सी की लालच में योद्धाओं ने चुप्पी साधी है। जिसने भी सत्ता में कुर्सी का लालच किया उसका सर्वनाश हुआ है। विजेंद्र सिंह ने भी पोस्ट कर विरोध जताया है। शिक्षा को जातिगत विभाजन का माध्यम ना बनाएं, ये विजेंद्र सिंह का कहना है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये यूजीसी के नए नियमों को लेकर है, जिसको लेकर अब हरियाणा में भी विरोध होता नजर आ रहा है। सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी बनानी होगी। आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियम क्या है, उसमें ये भी है कि सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी बनानी होगी। कमेटी पिछड़े और वंचित छात्रों की शिकायतें देखेगी। दरअसल ये कमेटी बनाने की जो बात हुई थी, इसी को लेकर जो है तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। उसी को लेकर ये विरोध हो रहा है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी से भेदभाव ना हो ये कमेटी तय करेगी। इसको लेकर ये नए नियमों में ऐड किया गया है, नए नियम बनाए गए हैं। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी है।